मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वान डेर वाल्स समीकरण की कमियां या सीमाएं। इससे पहले अपन ने वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से आयतन की त्रिघातीय समीकरण भी पढ़े। वान डेर वाल्स समीकरण होती है हमारे पास p प्लस b स्क्वायर इंटू b माइनस b बराबर r। ये समीकरण पढ़े। इस समीकरण की सहायता से अपन ने आयतन की त्रिघातीय समीकरण निकाली। वो है हमारे पास बी क्यू माइनस स्मॉल b प्लस आर टी अपॉन पी बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन पी प्लस ए बी अपॉन पी बराबर जी। ये समीकरण पढ़ी अपन ने। फिर इसी समीकरण की सहायता से, यानी ये वाले जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन ने स्मॉल a और स्मॉल b दोनों के मान निकाले, r की भी वैल्यू निकाली। स्मॉल a के लिए जो मान था हमारे पास वो था स्मॉल a बराबर 3 bc स्क्वायर। b का जो मान था वो था हमारे पास bc अपॉन 3 और r की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 8/3 bc अपॉन 3c। इन सभी मानों का जो अपन ने इस्तेमाल किया, इन दोनों समीकरणों की सहायता से किया और दोनों समीकरणों की सहायता से इन मानों को प्राप्त करने के बाद में वैज्ञानिकों ने बताया, वान डेर वाल्स ने बताया कि जो वान डेर वाल्स जो समीकरण है ये वास्तविक देशों की व्याख्या करने में सफल तो रही, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही। तो इसकी कमियों में फर्स्ट कमी हम ये लिख सकते हैं कि वान डेर वाल्स स्थिरांक स्मॉल a व स्मॉल b पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें ताप निरपेक्ष स्थिरांक नहीं माना जाता, क्योंकि भिन्न भिन्न ताप के मानों पर इनके जो मान होते हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ये हुई हमारे पास इस वान डेर वाल्स समीकरण की फर्स्ट कमी कि वान डेर वाल्स स्थिरांक स्मॉल a व स्मॉल b पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें ताप निरपेक्ष स्थिरांक नहीं मान सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न ताप के मानों पर इनके जो मान होते हैं वो हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। दूसरी कमी ये है कि जो क्रांतिक स्थिरांकों के प्रायोगिक मान जो होते हैं वो वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से प्राप्त मानों से कुछ भिन्न प्राप्त होते हैं, कुछ भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे BC
अपॉन स्मॉल b बराबर 3 है। VC अपॉन स्मॉल b बराबर क्या है 3 है। लेकिन ये जो मान है ये हाइड्रोजन के लिए, ऑर्गन के लिए और CO2 के लिए अलग अलग प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन, ऑर्गन और CO2 के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन लिखना चाहे 2.80, एक के लिए 1.41 और CO2 के लिए हम लिख देंगे इसे 1.86। तो ये मान जो है हमारे पास Bc/3 का इन गैसों के लिए ये मान क्या रहता है भिन्न भिन्न रहता है। इसलिए अपन कह सकते हैं क्रांतिक स्थिरांकों के लिए प्रायोगिक मान है तो वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा प्राप्त जो स्थिरांक होते हैं स्मॉल a स्मॉल b, इनके मानों से क्या रहते हैं हमेशा भिन्न पाए जाते हैं। थर्ड नंबर की जो कमी है वो ये है कि ये जो समीकरण है हमारे पास वान डेर वाल्स समीकरण ये बहुत उच्च दाब और निम्न ताप पर त्रुटिपूर्ण होता है। वान डेर वाल्स समीकरण बहुत उच्च दाब व निम्न ताप पर त्रुटिपूर्ण हो जाती। ये इसकी एक कमी हो गई हमारे पास कि वान डेर वाल्स जो समीकरण है बहुत उच्च दाब और निम्न ताप पर क्या हो जाती है त्रुटिपूर्ण हो जाती है। चौथी कमी यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि प्रायोगिक जो समतापी वक्र है वो वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा प्राप्त समतापी वक्रों के समान सतत प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रायोगिक समतापी वक्र, प्रायोगिक समतापी वक्र वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा प्राप्त समतापी वक्रों के समान सतत प्राप्त नहीं होते, सतत प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से हमारे पास देखो यहाँ पर वान डेर वाल्स जो समीकरण है इसकी 4 कमियां पाई जाती हैं। जिसमें पहली कमी अपन ने पढ़ी कि वान डेर वाल्स स्थिरांक स्मॉल a बाई स्मॉल b के मानों पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्थिरांक स्मॉल a बाई स्मॉल b को अपन ताप निरपेक्ष स्थिरांक की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि भिन्न भिन्न तापों पर इनके जो मान होते हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। दूसरी कमी अपन ने पढ़ी कि क्रांतिक जो स्थिरांक होते हैं उनके मान वान डेर वाल्स समीकरण के द्वारा प्राप्त मानों से सर्वथा भिन्न होते हैं या कुछ भिन्न होते हैं, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। तीसरी है कि वान डेर वाल्स समीकरण जो है वो बहुत उच्च दाब व निम्न ताप पर त्रुटिपूर्ण हो जाती है। चौथी कमी है कि प्रायोगिक समतापी वक्र वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा प्राप्त समतापी वक्रों के समान सतत प्राप्त नहीं होते। तो ये वान डेर वाल्स समीकरण की 4 कमियां होती हैं। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है समानित अवस्था समीकरण।
सम्मानित अवस्था समीकरण। देखो गैसों का जो आदर्श व्यवहार से जो विचलन है, गैसों का जो आदर्श व्यवहार से विचलन है वो सामान्य ताप व दाब पर निर्भर करता है। अर्थात ताप अथवा दाब में परिवर्तन के कारण गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन कम या अधिक होता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए वान डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि वान डेर वाल समीकरण द्वारा प्राप्त ताप दाब व आयतन के जो मान हैं उनको उन्हीं के संगत जो क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक ताप है, क्रांतिक दाब है, क्रांतिक आयतन से भाग देकर कुछ नए स्थिरांक प्राप्त किए और उन नए स्थिरांकों का वान डेर वाल समीकरण में उपयोग करके जो नई समीकरण बनाई उस नई समीकरण को नाम दिया सम्मानित अवस्था समीकरण। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर गैसों का आदर्श व्यवहार, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन ताप व दाब पर आधारित, ताप व दाब पर आधारित होता है। अर्थात ताप अथवा दाब में, ताप अथवा दाब में परिवर्तन करने से गैसों का आदर्श व्यवहार, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन कम या अधिक, कम या अधिक होता है। ठीक है, अब देखो इस स्थिति को दूर करने के लिए वान डेर वाल ने ताप दाब व आयतन में उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन का भाग दिया और नए चरांक प्राप्त किए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इस स्थिति को दूर करने के लिए, इस स्थिति को दूर करने के लिए वान डेर वाल ने ताप दाब व आयतन, ताप दाब व आयतन में संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आयतन का भाग देकर, नए चरांक परिभाषित की, नए चरांक परिभाषित की। अब वो नए चरांक कौन कौन से होते हैं वो देखो, एक तो है सम्मानित ताप,
जिसको अपन सामान्यतः यहाँ पर डिफाइन करते हैं थीटा से। एक है हमारे पास समानित दाब, इसे डिफाइन करते हैं अपन पाई से। एक है समानित आयतन, इसे अपन डिफाइन करेंगे फाई से। तो समानित ताप का मान तो रहता है टी अपॉन टीसी, फाई का मान है टी अपॉन पीसी और फाई का मान है वी अपॉन बीसी। तो ये तीन चरांक उन्होंने प्राप्त की और फिर इन तीनों का उन्होंने वान डेर वाल्स समीकरण में उपयोग करके एक नई समीकरण बनाई। उस नई समीकरण को यहाँ पर नाम दिया गया समानित अवस्था समीकरण। तो समानित अवस्था समीकरण को हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं देखो आगे। देखो ये है हमारे पास वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर। इस समीकरण में अपन को स्मॉल a, स्मॉल b और r इन तीनों का मान रखना है। तो स्मॉल a का मान तो है हमारे पास 3pc bc स्क्वायर, स्मॉल b का मान है हमारे पास bc अपॉन 3 और r का मान है हमारे पास 8/3 pc bc अपॉन t स्क्वायर। ये जो तीनों मान हैं ये हम पढ़ चुके हैं और ये तीनों मान अपन ने पढ़े थे क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करने के लिए जो समीकरण बनाई थी अपन ने उस समीकरण। तो इन तीनों मानों को जब हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास जो नई समीकरण बनती है p प्लस 3pc bc स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर b माइनस bc अपॉन 3 बराबर 8/3 pc bc t अपॉन t। ये समीकरण हमारे पास बनते हैं। अब हम ये करते हैं कि इस समीकरण के दोनों तरफ pc bc का भाग दे देते हैं। इस समीकरण के दोनों तरफ pc bc का भाग देने अब pc bc का भाग देते हैं। जब p का भाग देंगे अपन वो pc का भाग देंगे दाब वाले पद में और आयतन का भाग देंगे आयतन वाले पद में। तो जैसे इसमें अपन ने दाब का भाग दिया तो यहाँ पर देखो मान लिखेंगे अपन p अपॉन pc प्लस pc से pc कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3bc स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इधर यहाँ पर bc का भाग देंगे तो b अपॉन bc माइनस इधर bc का भाग देंगे तो bc से bc कैंसिल, ये हो गया 1/3 बराबर। यहाँ पर यदि bc का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8/3 p अपॉन t। ये हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इस 1/3 को पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास p अपॉन pc प्लस 3bc स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, इसको पक्षांतर किया, पक्षांतर करके केवल हम इस वाले पद से ही क्या करेंगे इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 3b अपॉन bc माइनस 1 बराबर
8t/PC, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में अपन को यहाँ पर समानित ताप, समानित दाब, समानित आयतन की वैल्यू रखनी है, यानी पाई, फाई और थीटा। पाई तो हमारे पास समानित दाब है, इसका तो मान जाएगा P/PC। फाई आयतन है तो V/BC, और थीटा ताप है तो T/PC। इन सभी की वैल्यू जब अपन यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है, नई समीकरण बनती है हमारे पास, वो नई समीकरण बनेगी P/PC के स्थान पे तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस BC² है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास पाई² के रूप में, तो 3/पाई² इंटू B/BC है हमारे पास पाई के रूप में 3 पाई - 1 बराबर T/PC हमारे पास थीटा के रूप में, तो 8 थीटा। ये हमारे पास एक नई समीकरण निकल के आती है। इस नई समीकरण को अपन नाम दे देते हैं समानित अवस्था समीकरण। समानित अवस्था समीकरण। इस नई समीकरण में देखो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो नई समीकरण है, ये नई समीकरण सभी तरल पदार्थों के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण सभी तरल पदार्थों के लिए, सभी तरल पदार्थों के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये जो समीकरण है सभी तरल पदार्थों के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। और इस समीकरण को किस नाम से जाना जाता है, समानित अवस्था समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाई है समानित दाब, फाई है यहाँ पर समानित आयतन और थीटा है यहाँ पर समानित ताप। ठीक है। अब देखो इसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक रहता है संगत अवस्थाओं का नियम। और संगत अवस्थाओं के नियम को हम डिफाइन कर सकते हैं। संगत अवस्थाओं के नियम से संबंधित अपन ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानित ताप और समानित दाब समान हो तो उनके समानित आयतन भी क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत अवस्थाओं का नियम, संगत अवस्थाओं का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समानित ताप थीटा व समानित दाब पाई समान है तो उनके समानित आयतन फाई
समान होते हैं, समान होते हैं। इस तथ्य को सामान्य, इस तथ्य को संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। इस कथन को या इस तथ्य को संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। यदि गैस संगत अवस्था में होती है तो उसके लिए पाई, फाई व थीटा के मान क्या होते हैं, समान होते हैं, और उनमें आदर्श व्यवहार से विचलन भी हमेशा समान पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो यूनिट है गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ये आज पूर्ण रूप में समाप्त होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो यूनिट है वो शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, जो कि आप लोगों के सिलेबस की 5वीं यूनिट है, और आप लोग उस यूनिट के बारे में सीनियर में भी पढ़ चुके हो। उसे हम नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम रासायनिक बलगति से संबंधित वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।